हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ पूछे गए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि ए बाई कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्ज्ड इन ए वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। Will the lens behaves as a converging lens? Give reason। तो इस क्वेश्चन में एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है और उसे एक ऐसे लिक्विड में डुबाया जा रहा है, इमर्ज किया जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये अपने नेचर को बनाए रखेगा, यानी कन्वर्जिंग लेंस ही रहेगा या फिर डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, उसका रीजन भी दीजिए। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल क्या है, 1.25 है और जिस लिक्विड में डुबोया जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या हो गया, 1.33। तो इस केस में आप ये जान लीजिए कि जब लेंस के पदार्थ का, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस लिक्विड में डुबोया गया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाए तो लेंस अपने नेचर को बदल लेता है। यानी यदि लेंस कन्वर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा और डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। कैसे होगा उसको आप देखें। तो जैसे फार्मूला लिखते हैं 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला होता है। तो पहले तो अगर लेंस एयर में है तो एयर के लिए μ1 का मान 1 होगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर एयर μ1 इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू 1.25। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.25 बाई 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। या इसी को हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 0.25 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। अब इस लेंस को हम लिक्विड में डुबो रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो यहाँ पर फार्मूला, अगर लेंस का फोकल लेंथ अब बदल जाता है, एफ डैश हो जाता है, तो 1/f डैश इक्वल टू लिखेंगे 1.25 लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान 1.33 लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। और इसको आप थोड़ा सा हल करें तो 1/f डैश इक्वल टू हो जाता है 1.25 माइनस 1.33 अपान 1.33 और ये होगा 1/r1 माइनस 1/r2। और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/f डैश इक्वल टू 0.08 अपान 1.33 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए और ये इक्वेशन 1 कह लीजिए। थोड़ा इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करिए तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 अपान इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, आप करेंगे तो हो जाएगा f डैश अपान f इक्वल टू 0.25 अपान 0.08 इंटू 1.33, ये माइनस के साथ है, यहाँ पर माइनस रहेगा और ये आ जाएगा f डैश इक्वल टू कुछ भी आएगा वो निगेटिव होगा। आप देख रहे थे कि शुरू में लेंस कन्वर्जिंग लेंस था और उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव था, लेकिन हल करने के बाद जो बाद में फोकल लेंथ बना है वो निगेटिव बन गया। ये f इधर जाकर के गुणा कर लेगा तो f पॉजिटिव है, ये पूरा निगेटिव है, तो f डैश निगेटिव हो जाएगा। और f डैश निगेटिव जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस का होता है। तो क्या हो जाएगा, implies that f dash is the focal length
ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि लिक्विड में डुबोने के बाद जो कन्वर्जिंग लेंस है वो किस में बदल जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस में बदल जाएगा, यानी अपने नेचर को बदल देगा। जिसको हमने पहले ही बताया था कि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है और मीडियम या लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लेंस अपने नेचर को बदल देता है। इसी में कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जैसे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम हो तो नेचर तो नहीं बदलता है, लेंस का नेचर नहीं बदलता है, लेकिन उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, एक निष्कर्ष और लिख लीजिए आप या याद कर लीजिए, इफ μ2 इज ग्रेटर दैन μ1, अगर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में लेंस डुबोया जाता है और μ1 का मान μ2 से कम है तो नेचर विल नॉट चेंज बट फोकल लेंथ चेंज एंड इंक्रीज। तो ये आपको याद रखना है कि यदि कोई लेंस है वो उस लिक्विड में डुबोया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो ऐसी स्थिति में लेंस अपने नेचर को नहीं बदलता है लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाती है। और यदि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में लेंस अपने नेचर को बदल देता है, कन्वर्जिंग का डाइवर्जिंग हो जाता है और डाइवर्जिंग का कन्वर्जिंग हो जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए रेज PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA इज रिफ्लेक्टेड एज in the prism BAC made of material of refractive index 1.5. Complete the path of the rays through the prism from which the face will the ray emerge. Justify your answer. तो यहाँ पर एक प्रिज्म है इस तरह से और इस फेस पर रेज नॉर्मली पड़ रही है, ये हो गया 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि जब किसी फेज पर, जब किसी तल पर रेज नॉर्मली पड़ती है तो वो बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाती है, तो ये सीधे इस तरह से ऐसे निकल जाएगी। अब इस फेज पर ये इंसिडेंट रेज हो जाएगी। अब देखना है आपको कि रिफ्लेक्टेड रेज या कह ले प्रिज्म से जो बाहर रेज निकलेगी वो किस डायरेक्शन में निकलेगी। आपको ये एंगल 60 दिया गया है, अगर ये 60 है, ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। और इस फेज पर हम नॉर्मल डाल देते हैं तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया तो ये आपका 60 हो जाएगा। और अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रेज हो गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का जो कोण है, जो एंगल है, वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। तो फेज AC क्या लिखेंगे, फॉर द फेस AC द इंसिडेंट एंगल इज 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो क्या हो जाएगा, ये डेंजर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इजक्वल टू 1/n या 1/μ। क्यों, क्योंकि डेंजर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, ये प्रिज्म के मटेरियल से निकल करके एयर में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर 1/n हो जाएगा। तो I का मान है 30, तो हो जाएगा साइन 30 अपॉन साइन R इजक्वल टू 1/1.5। तो साइन R इजक्वल टू क्या हो गया, 1.5 इंटू साइन 30, और ये हो गया हमारे सामने 1.5 इंटू 1/2 इजक्वल टू 0.75। तो साइन R इजक्वल टू 0.75 हो गया, यानी R इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और R इज ग्रेटर देन 30 डिग्री का मतलब ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 0.75। तो ये हमारा इमर्जिंग रेज हो गया इस प्रिज्म के माध्यम से। तो ये रे डायग्राम बन गया आपका। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ए रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर विथ सेंटर C एज शोन इन फिगर। द रेज इमर्जेज फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन AB. फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
ऑफ ए इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज √3। तो ये एक स्फीयर आपको दिया गया है इस तरह से और इसका सेंटर सी है। तो ये सेंटर से जाने वाली लाइन हो गई और यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है। ये पॉइंट ए है और ये बी है और ए बी इस तरह से ये लाइन है। तो ये जो लाइन सेंटर सी से होकर के जा रही है ये इस फेस पर नॉर्मल होगी, यानी ये लाइन नॉर्मल होगी और ये इंसिडेंट रेज है। तो इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल इंसिडेंट एंगल होगा। तो इस फेस के लिए इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, =60 डिग्री, यानी आई हो गया 60 डिग्री। और आपसे यहीं पर आर पूछा गया है, तो साइन आई अपान साइन आर स्नेल के नियम से आप निकालेंगे तो ये हो जाता है एन या म्यू। तो यहाँ से हो गया साइन 60 अपान साइन आर इक्वल टू एन का मान √3 दिया गया है। तो यहाँ से साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन आर इक्वल टू साइन 60 अपान √3 और ये हो गया साइन 60 का मान √3/2 और बाई √3, ये कटेगा यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो साइन आर इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये यहाँ से रेज चलेगी और इस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पर क्या होगी, डेविएट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री और यहीं आपसे पूछा गया है। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ए रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ ए ट्राईएंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 एज शोन इन द फिगर। ट्रैक द पाथ ऑफ द रेज एज इट passes through the prism, also calculate the angle of emerged and angle of deviation। तो ये आपके सामने एक प्रिज्म है और प्रिज्म का ये एंगल 60 डिग्री है और इस प्रिज्म पर एक नॉर्मली रेज इस तरह से पड़ रही है। चूंकि किसी भी फेज पर रेज अगर नॉर्मली पड़ती है तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे निकल जाती है। तो ये सीधे ऐसे निकलेगी इस तरह से और यहाँ पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल डाल दें इस तरह से तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस फेज पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री हो गया और आप अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लें तो बात बन जाएगी। तो इस फेज के लिए क्या लिखेंगे, साइन आई साइन 60 अपान साइन आर इक्वल टू, चूँकि रेज डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो यहाँ पर 1/n लिख देंगे। तो साइन 60 का मान √3/2 इंटू n इक्वल टू साइन आर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा √3/2 इंटू 2/√3। सवाल में दिया गया आपके इक्वल टू साइन आर हो गया और यहाँ से हो जाएगा साइन आर इक्वल टू 1 या कह लें साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू साइन 90 या आर इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये नॉर्मल है, यहाँ से अगर 90 डिग्री कोण बनाए तो ये वाला जो होगा वो रिफ्रैक्टिंग रेज होगा और अगर रिफ्रैक्टिव रेज ये 90 डिग्री हो गया तो ये जो 60 डिग्री होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल हो जाता है। क्या लिखेंगे, सिंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री देयरफॉर क्रिटिकल एंगल इक्वल टू आई इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर्स। इफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर्स इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द इमेज फॉर्म्ड सच दैट
इट इज 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो f1 इक्वल टू क्या होगा 30 सेंटीमीटर, और इससे 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, यहां पर मान लेते हैं ये। अब इस इमेज और इस कॉन्वेक्स लेंस के बीच में एक कॉनकेव लेंस रख दिया जाता है जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इस तरह से। तो ये फर्स्ट इमेज होगा, सेकेंड इमेज को आपको जानना है, और यहाँ से ये दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है। इस कॉनकेव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। तो पहले हम इसको भूल जाते हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से ये इमेज कितनी दूर बनता है उसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u, u1 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/f1 पॉजिटिव है तो 30 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/-40, और यहाँ से आप हल करेंगे तो 1/v1 इक्वल टू आ जाएगा 1/30 माइनस 1/40, और यहाँ से हल करेंगे आप तो आएगा 124 माइनस 3, ये हो गया 1/120, 1/v1 इक्वल टू, और यहाँ से v1 इक्वल टू आ गया 120 सेंटीमीटर। तो ये इस इमेज की यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी 120 सेंटीमीटर हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर। अब ये इमेज इस कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये आई इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी u2 हो जाएगी, या कह लें इस कॉनकेव लेंस के लिए u हो जाएगी। तो यहाँ पर u2 इक्वल टू अगर निकालना चाहे तो निकालेंगे, पूरी दूरी 120 है और ये दूरी 20 है, तो क्या हो जाएगी 120 माइनस 20 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स से इधर की तरफ इमेज बना हुआ है और जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। v2 का मान आपको निकालना है, और f2 इक्वल टू दिया गया है माइनस 50 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है। तो फार्मूले में रखिए 1/f2 इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। 1/f2 का मतलब 1/-50 इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/ प्लस में रहेगा 100, और यहाँ से 1/v2 इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 1/100 माइनस 1/50, और ये एलसीएम हो गया 100, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 2, क्या हो जाएगा 1/100 माइनस के साथ। तो यहाँ से v2 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 100 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से कुछ 100 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा जो कि माइनस के साथ है, तो इधर कहीं बनेगा, तो इधर इमेज बनेगा माइनस 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पहले इमेज यहाँ था, अब खिसक करके कहाँ चला आया, यहाँ चला आया, यानी 100 सेंटीमीटर ये था, 100 सेंटीमीटर और चला आया, तो पहले इमेज से 200 सेंटीमीटर पहले अंतिम इमेज बन करके आया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जामों में पूछे भी गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चनों से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।